All right. So welcome to today's sessions, guys. आज हम लोग CCNA का थर्ड सेशन शुरू कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्को 3-layer डिजाइन मॉडल। तो सिस्को जो एक वेंडर है, कंपनी है, उसी का जिसका हम लोग सर्टिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, CCNA जो पढ़ रहे हैं, ये आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना के देते, सिस्को ऑल्सो सजेस्ट यू कि एक नेटवर्क है वो कैसा होना चाहिए, नेटवर्क का डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क जो है वो छोटे भी हो सकते हैं, मिड लेवल के भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स भी हो सकते हैं और होते हैं। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी आपके नेटवर्क जो है वो अलग अलग साइज के, कॉम्प्लेक्सिटी के, टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो हर कंपनी का नेटवर्क का डिजाइन भी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। लेकिन सिस्को कहता है कि अगर आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना है तो आपको हम एक सजेशन देते हैं, आप उसको मानिए और एक अच्छा नेटवर्क बनाइए। तो सिस्को क्या बोलता है कि भाई हम एक मॉडल दे रहे हैं, इसको सिस्को 3-layer चेतना is also here now. Hi Chetna, good morning. So we are starting today's session with the Cisco 3-layer design model. So Cisco कहता है कि एक अच्छा नेटवर्क बनाना है तो हमारा ये डिजाइन आप फॉलो कीजिए। इसको सिस्को का 3-layer हायरार्किकल मॉडल भी बोलते हैं हम लोग। ये मॉडल में सिस्को बोलता है कि 3 लेयर्स है। देयर आर 3 layers in my model: एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर। 3 layers, जस्ट 3 layers। तो बोले कैसे होगा एक नेटवर्क? तो बोले देखिए, आपके नेटवर्क में कुछ स्विचेस होते हैं, है ना? वो स्विचेस से कुछ एंड होस्ट्स कनेक्ट करते हैं आप। एंड होस्ट क्या हो सकते हैं? लैपटॉप, डेस्कटॉप, हो सकता है आपके वायरलेस के थ्रू मोबाइल आप कनेक्ट कर ले, हो सकता है आईपी फोन्स कनेक्टेड हो, प्रिंटर्स कनेक्टेड हो, कैमरास सीसीटीवी कनेक्टेड हो, सेंसर्स कनेक्ट हो, व्हाटएवर। सो ये सारे एंड होस्ट है और ये इन स्विचेस से कनेक्ट हो गए। इन स्विचेस को हम लोग बोलते हैं एक्सेस लेयर स्विच। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस लेयर स्विच, जहां पर क्या होता है, एंड होस्ट कनेक्ट्स हियर, जहां पर एंड होस्ट कनेक्ट होते हैं। फिर ये कहा कि देखो, नेटवर्क जब एक्सपेंड होता है ना, नेटवर्क जब बड़ा होता है, छोटा नेटवर्क होगा तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा ये दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर दोगे तो ये होस्ट इधर वाले दूसरे स्विच के होस्ट से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन एक एंटरप्राइज नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन का जब नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो हम दिमाग में कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद में ये नेटवर्क जो है ये स्केल होगा, यानी बड़ा होगा, है ना? तो स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखना होता है। आप कंपनी के पास में जाते हो, जिसको भी सर्विस दे रहे हो, तो उनसे आप उनकी रिक्वायरमेंट लेते हो कि यार आपके नेटवर्क में अभी कितना यूजर्स है, आपको आगे 2 साल में, 3 साल में कितना यूजर्स आपके नेटवर्क का एक्सपेंशन होने का उम्मीद है ना? आप अभी कौन से सर्विस इस्तेमाल करेंगे, किस टाइप का ट्रैफिक जनरेट होगा, है ना? फिर उसके बाद में आप ये भी पूछते हो कि आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव हैं क्या, क्योंकि डिले नहीं चाहिए, लैग नहीं चाहिए भाई। जैसे ट्रेडिंग एनवायरनमेंट होता है ना, जहाँ शेयर मार्केट्स का काम होता है, तो वहां पर ना बहुत फास्ट स्पीड के साथ में नेटवर्क होना चाहिए। वहां डिले का मतलब वहां तो मिली सेकेंड्स में उतार चढ़ाव हो जाता है ना, तो वहां पर बहुत फास्ट आपको चाहिए कि उधर जैसे ही कुछ चेंजेस हो स्टॉक में तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट होना चाहिए। किसी ने अगर किसी स्टॉक के ऊपर कोई परचेज या सेल किया तो वो तुरंत उधर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब इट शुड बी वेरी वेरी फास्ट, है ना, विद मिनिमल डिले। ऐसे ही जैसे आपके वॉइस एप्लीकेशंस होती हैं तो उसमें आपको डिले नहीं चाहिए होता है। यू नीड अ फास्ट नेटवर्क, क्योंकि हम लोग इधर जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं अभी ये वेबएक्स पे भी,
तो वी नीड अ फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, वी नीड अ फास्ट नेटवर्क, क्योंकि मैं इधर हेलो बोलूं और आपको अगर उधर लैग आके, डिले आके अगर 2 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, फिर आप कुछ बोल रहे हैं, तो इट डजंट मेक सेंस। वी नीड अ फास्ट नेटवर्क। सो कौन से टाइप के एप्लीकेशंस आपके नेटवर्क पे चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि अच्छा आपके नेटवर्क का डिजाइन ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट वो बात की बात है, सीसीएनए लेवल पे हम लोग नेटवर्क डिजाइन नहीं करते। सीसीएनए लेवल पे हम लोग सिर्फ ये एक मॉडल पढ़ते हैं कि ये एक मॉडल है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए एक नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए। नेटवर्क डिजाइन कौन करते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्ट्स। नेटवर्क आर्किटेक्ट्स जो है वो कंपनी से, कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो लोग नेटवर्क डिजाइन करके और उनको देते हैं। हमारा काम क्या है? सीसीएनए करने के बाद इम्प्लीमेंट करना, कि जैसे मान लो आर्किटेक्ट ने डिजाइन कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन सब बना दी, तो सीसीएनए जो करके बंदा अभी इंडस्ट्री में गया है, उसका काम है वो कॉन्फ़िगरेशन को डिवाइसेस पे डालना विदाउट आस्किंग एनी a lot of questions। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये नेटवर्क का डिजाइन क्यों किया गया है ऐसा। आपका काम है नेटवर्क का जो भी डिवाइस है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डाल दो। आपका काम है उसके अंदर कोई आईओएस वगैरह अपग्रेड करना है, वो कर दो। आपका काम होगा उसके अंदर कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम आ रही है, ओएसपीएफ नेबर एवर नहीं बन रहे हैं, तो उसको थोड़ा ट्रबल शूट कर दो। आपका काम होगा कि अगर कोई एक्सेस लिस्ट वगैरह बनानी है, कोई फिल्टरिंग कुछ भी करना है, based on the configuration designed by architects, you will just push the configurations। अब जब आप CCNP लेवल पे जाते हो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन पे, तो फिर आप थोड़ा सीखते हो कि नेटवर्क का डिजाइन ऐसा क्यों है, ये डिवाइस को इधर क्यों लगाया, इधर लगाने की बजाय अगर उधर लगाते तो ये ज्यादा बेटर नहीं होता क्या? फिर आप क्या डिजाइन थोड़ा और गहराई से समझते। तो वो हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन वो सीसीएनपी में आता है। ठीक है। और सीसीआई सर्टिफिकेशन जो है, हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन, एक्सपर्ट लेवल, वहां जो आप पढ़ते हो तो वो एक्सपर्ट लेवल है, उसमें सब कुछ आ जाता है, सारे टेक्नोलॉजीज कवर हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको नेटवर्क के डिजाइन भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगते हैं और आप खुद भी एक नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल जो है वो 3 लेयर मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो एंड होस्ट है वो कनेक्ट होते हैं जिन स्विचेस से, उनको एक्सेस लेयर स्विचेस बोलते हैं। एक्सेस लेयर स्विचेस जो है वो फर्दर कनेक्ट होते हैं नॉर्थ बाउंड कनेक्टिविटी गोज टुवर्ड्स 2 स्विचेस। ये 2 स्विच और मैंने ऊपर बना दिए और इनकी कनेक्टिविटी इस तरह से होती है। ये फिक्स्ड है, मतलब ये डिजाइन जो है ये फिक्स्ड डिजाइन है, इसमें कोई जो मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं ना, ऐसा ऐसा ही होता है। क्यों होता है वो अभी बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच जो है वो स्विचेस आपके एक्सेस लेयर स्विचेस से कनेक्ट होते हैं और वहां रहती है रिडंडेंसी। देखो, पहली चीज जो नेटवर्क डिजाइन करते समय आपको सोचनी थी वो थी स्केलेबिलिटी, कि आज जो मैं नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूं वो अगले 2 साल तक इनको तकलीफ नहीं देगी। अगर इनका नेटवर्क जो इनकी उम्मीद है उसके मुताबिक अगर स्केल भी होता है, बढ़ता भी है, तो भी ये अकोमोडेट कर लेगा रिक्वायरमेंट, तो भी ये उस नेटवर्क पे चलेगा बिना किसी इशू के, स्केल कर सकते हैं। दूसरा दूसरा है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिडंडेंसी? कि आपके नेटवर्क में कहीं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। आपके नेटवर्क में कहीं भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपका ये जो स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच, ये आपके एक्सेस लेयर के स्विच से कनेक्ट हो गया इधर, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का जो सेकंड स्विच है ये कनेक्ट हो गया इस एक्सेस लेयर के स्विच से। अगर मान लो मेरा ये कनेक्टिविटी नहीं है, अगर ये कनेक्टिविटी नहीं देता मैं, तो ये एक्सेस लेयर का स्विच खाली ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के एक ही स्विच से कनेक्ट होता, और अगर मान लो ये लिंक कभी डाउन हो जाता तो ये एक्सेस लेयर का स्विच तो नेटवर्क से बाहर हो जाता, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ये पॉइंट फेल हुआ और ये
नेटवर्क से बाहर। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी कनेक्टिविटी इधर भी रखी, ताकि अगर ये लिंक एक फेल हो जाता है तो दूसरा लिंक भी रहे दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की तरफ जो जा रहा है, ताकि यूजर्स जो है वो पहले तो प्राथमिकता किसको मिलेगी वो बाद में बात करेंगे, बट एक लिंक मान लो ये प्राइमरी लिंक है, इससे पूरा ट्रैफिक हमारे ऊपर वाले स्विच तक जाता है। अगर ये मान लो बंद हो गया तो फिर ये जो दूसरा वाला है इससे हमारा ट्रैफिक ऊपर चला जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग रिडंडेंसी। नेटवर्क के अंदर मल्टीपल लिंक्स, ताकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचा जाए। अब किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे 2 स्विच क्यों लगाए, आपने एक ही लगा लेते। तो मान लो अगर ये स्विच ही आपका फेल हो गया तो दूसरा स्विच रिडंडेंट स्विच है, यानी कि अगर एक स्विच फेल हो गया तो दूसरे स्विच पे ट्रैफिक चला जाएगा। तो रिडंडेंसी हमें हर लेयर पे चाहिए। हमारे एक टॉपिक आता है रिडंडेंसी करके सीसीएनपी में, तो उसमें हम लोग खूब सारी चीजें पढ़ते हैं कि रिडंडेंसी खाली एक एक्स्ट्रा केबल लगाने से रिडंडेंसी हम लोग बढ़ा सकते हैं, हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगा के रिडंडेंसी बढ़ा सकते हैं, हम लोग एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल सुपरवाइजर इंजन, हम पढ़ेंगे ये भी आगे, लेकिन जिनको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो उनके लिए बता दूं, जैसे हमारे डिवाइसेस जो होते हैं मॉड्यूलर डिवाइसेस, मॉड्यूलर स्विचेस, उनके अंदर क्या है स्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर उनका दिमाग जो है, मतलब उनका ब्रेन जो है वो सुपरवाइजर इंजन करके कार्ड आता है, वो लगाने से काम करते हैं, दैट इज देयर ब्रेन। सो वो सुपरवाइजर इंजन भी 2 लगाते हैं हम लोग, सुपरवाइजर इंजन 1, सुपरवाइजर इंजन 2, ताकि अगर उसका दिमाग फेल हो गया एक इंजन तो दूसरा इंजन उसको चलाता रहे। ऐसे ही हम लोग लाइन कार्ड्स भी लगाते हैं मॉड्यूलर स्विच में, जहां पर एंड डिवाइस या जहां पर ये कनेक्टिविटी देने के लिए पोर्ट्स होते हैं, तो लाइन कार्ड्स भी हम लोग डबल डबल लगाते हैं। केबल्स जो हम लोग लगा रहे हैं ना, वो केबल्स भी ऐसा नहीं है कि एक एक केबल जाती है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में मल्टीपल केबल्स जाती है, ताकि अगर एक केबल फेल हो जाए, एक केबल जा रही है मेरे एक लाइन कार्ड के ऊपर, दूसरी केबल जा रही है मेरे दूसरे लाइन कार्ड के ऊपर, तो अगर एक लाइन कार्ड फेल भी हो गया इस वाले डब्बे में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे लाइन कार्ड से मेरा काम चालू रहेगा। तो बहुत सारे लेवल पे पावर सप्लाई भी हम लोग पता है डिवाइसेस में एक से ज्यादा देता है सिस्को। आपको जो कूलिंग के लिए फैन आते हैं इन डिवाइसेस में वो भी एक से ज्यादा देता है। इन इन डिवाइसेस के अंदर आपके हर लेवल पे रिडंडेंसी रहती है कि अगर एक चीज खराब भी हो जाए तो दूसरी चीज काम करवाती रहे। तो ये तो होगी डिवाइस लेवल रिडंडेंसी या लिंक लेवल रिडंडेंसी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिडंडेंसी होना बहुत जरूरी है, आपके नेटवर्क में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होने चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस है, सारा जो ट्रैफिक है आपका एंड पॉइंट्स का, वो सारा ट्रैफिक एंड पॉइंट्स का आता है एक्सेस लेयर के स्विचेस पे। एक्सेस लेयर के स्विचेस आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस के पास में। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच वो स्विच हैं जहां पर आप सेट करते हो पॉलिसीज। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे क्या सेट करते हैं हम लोग, पॉलिसीज, डिफाइंड पॉलिसीज। मतलब क्या हुआ, जो हम लोग अभी जो क्वेश्चन पूछा दिलीप ने कि पैकेट फिल्टरिंग क्या है, तो पैकेट फिल्टरिंग कहाँ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच जो है वो पॉलिसी भी डिफाइन करते हैं, वहां पे फिल्टरिंग भी करते हैं और राउटिंग भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच पे ज्यादातर, in most of the cases we define routing also on distribution layer switches। अब कोई कहेगा ये तो स्विच है, स्विच के ऊपर राउटिंग कैसे करवाएंगे, तो ये जो स्विच होते हैं ये लेयर 3 स्विचेस होते हैं जो स्विचिंग भी करवा सकते हैं और राउटिंग भी करवा सकते हैं। ये स्विचेस जो है ये बहुत अच्छे केपेबल स्विच होते हैं जिनमें राउटिंग और स्विचिंग दोनों तरह के काम करवाए जा सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच या लेयर 3 स्विच, यानी कि जो लेयर 2 पे भी काम कर सकता है, लेयर 3 पे भी काम कर सकता है। तो एक्सेस लेयर के स्विचेस जो है उन पे आपको कुछ नहीं करना। एक्सेस लेयर के स्विचेस जो है वो जनरली लेयर 2 स्विच होते हैं जो सिर्फ स्विचिंग का काम करवाते हैं। और इस इन पे हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ पॉलिसीज जैसे QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि भाई मान लीजिए आपके इस स्विच के साथ में एक यहाँ पे होस्ट लगा हुआ है, ठीक है जी, एक यहाँ पर IP फोन भी लगा हुआ है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है कि ये होस्ट का जो ट्रैफिक है
ये ट्रैफिक इस स्विच पे आ गया और ये आईपी फोन का ट्रैफिक भी ये स्विच पे आ गया, तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए ट्रैफिक को, आईपी फोन वाले को या ये होस्ट को? आईपी फोन वाले को, क्योंकि वॉइस ट्रैफिक है ना। तो ये स्विच के पास जैसे ही आएगा तो स्विच को ये पता होना चाहिए कि यार दिस ट्रैफिक इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस ट्रैफिक इज मोर इम्पोर्टेंट, ये इसको पता होना चाहिए। तो ये स्विच कैसे पता लगाएगा, इसके ऊपर हमें सेट करना पड़ता है कुछ पॉलिसीज, क्वालिटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड पॉलिसी, यानी कि आपके ट्रैफिक का क्लासिफिकेशन करके उसकी मार्किंग कर देता है। ये क्लासिफिकेशन मतलब कि वॉइस ट्रैफिक इज बेटर, इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेटा। सो when it comes to the switch takes a decision based on your quality of service parameters, जो भी आपने सेट कर रखे QoS parameters, उनके आधार पे ये क्या करता है स्विच, इस वाले ट्रैफिक को पहले स्विच करता है, इस वाले ट्रैफिक को बाद में स्विच करेगा। तो ये सब सेटिंग्स कहाँ करते हैं हम, एक्सेस लेयर के स्विच पे। क्वालिटी ऑफ सर्विस वहां सेट हो गई है ना, ये प्योर लेयर 2 है। एंड होस्ट इधर कनेक्ट होते हैं, एंड होस्ट कनेक्ट्स टू एक्सेस लेयर स्विच। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस खाली इतना समझ लो कि जो पॉलिसीज हैं वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि कौन किससे कम्युनिकेट कर पाए, कौन किससे कम्युनिकेट ना कर पाए, है ना। लेयर 3 राउटिंग अगर हमें चलाना है तो वो भी हम लोग जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे ही चलाते हैं। फिर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के डिवाइसेस फिर आगे नॉर्थ बाउंड कनेक्ट होते हैं कुछ डिवाइसेस से, और इन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी भी कुछ इस तरह से रहती है, रिडंडेंट कनेक्टिविटी। ये हो गया कनेक्टिविटी, सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ था वैसे ही कोर पे भी कनेक्टिविटी हो गई। और कोर लेयर के जो ये जो स्विचेस है ये है कोर लेयर स्विच, और कोर लेयर के जो स्विचेस है उस पे क्या होता है, उस पे वो स्विचेस जो है उस पे हाईएस्ट, या फिर ये बोल दो कि they are the switches which will get the highest number of data packets। यानी कि आपके यहाँ पर एक्सेस स्विच मान लो 2 ही मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो 2 की बजाय यहाँ पर 20 एक्सेस स्विच है। 20 एक्सेस स्विच के साथ में यहाँ एंड होस्ट जो है वो सैकड़ों एंड होस्ट जुड़े हुए हैं, वो सारे जैसे एक स्विच के साथ में 20 एंड होस्ट लगे हुए हैं, तो ये स्विच को तो 20 लोगों का ट्रैफिक हैंडल करना है। ठीक बात है। अभी ये ट्रैफिक गया इधर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के पास में, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से तो सारे एक्सेस वाले कनेक्टेड है, तो यहाँ मान लो 200 लोगों का ट्रैफिक आ रहा है। फिर ये जो ट्रैफिक है 200 लोगों का ये कोर लेयर के पास भी पहुंचा। कोर लेयर वाले जो डिवाइस है उनके लिए ये कहा गया कि ये डिवाइस जो है ये सबसे ज्यादा केपेबल होने चाहिए, केपेबल टू हैंडल ह्यूज ट्रैफिक ऑन हाई स्विचिंग रेट। मतलब ये कोर लेयर के स्विचेस पे हम लोग कोई पॉलिसी नहीं लगाते, कोई हम लोग इस पे फिल्टरिंग नहीं लगाते। हम लोग चाहते हैं कि ये वो स्विच है जिनके पास में सबसे ज्यादा ट्रैफिक। अब हो सकता है ना कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ये 2 स्विच यहाँ हैं, इसके अलावा 2 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच दूसरे डिपार्टमेंट में भी लगे हुए हैं कुछ इस तरह से। एक और डिपार्टमेंट है वहां और 2 डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच लगे हुए हैं, उनके नीचे एक्सेस लेयर स्विच लगे हुए हैं, है ना। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच भी आगे जाके कहाँ कनेक्ट होंगे, यही कोर लेयर से। तो कोर लेयर के डिवाइस के पास में खाली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पेयर नहीं है स्विचेस का, और भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ 200 लोग का ट्रैफिक है तो यहाँ हो सकता है कि आपके कंपनी के जितने भी यूजर्स है, मान लो 1000 यूजर, उनका ट्रैफिक आ जाएगा, है ना। तो ये वो स्विचेस है जिनको चाहिए मतलब ह्यूज ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेबिलिटी, जो बहुत तेज स्पीड के साथ में ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर पाए। तो यहाँ हम लोग बेस्ट अवेलेबल जो स्विचेस होते हैं सिस्को के प्रोडक्ट रेंज में से उनको यहाँ इस्तेमाल करते हैं। जनरली कौन से, जैसे सिस्को के कैटलिस्ट स्विचेस आते हैं, कैट 3 के, कैट 2 के, कैट 9 के, कैट 6 के,
कैट बोले तो कैटलिस्ट, ओके, कैट 4K, इनमें से कोई भी मॉडल जो है वो यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है एक्सेस लेयर पे। फिर कुछ स्विचेस आते हैं जैसे कैट 4K, कैट 6K, कैट 9K। 9K में भी अब फर्दर कैटेगरीज है, अभी मैं नहीं आपको उनका और ज्यादा इसको डीप में जाके नहीं बता रहा हूँ, बस खाली समझ लो। और ऐसे ही कैट 4K, कैट 6K और कैट 9K। 9K मतलब 9000, 6K मतलब 6000, 4K मतलब 4000 सीरीज हैं ये। इनके अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। कैट 9K के अंदर ही कम से कम आपके 10 तरह के मॉडल्स आते हैं। कैट 6K में भी आपके 6500, 6900 सीरीज में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। कैट 4K में भी बहुत सारे मॉडल हैं। इनका पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से मॉडल होते हैं? आपको जाना है सिस्को के पेज पे, cisco.com, जस्ट गो टू सिस्को पेज, और सिस्को के जो होम पेज है उसी पे एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करके टैब दिखेगा, सबसे पहला टैब। उस टैब पे जाइए और उस टैब पे आपको दिखाई देगा सिस्को के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं भाई सिस्को के। तो अभी हमें क्या करना है, अगर स्विच के मॉडल देखने हैं तो किधर जाऊं मैं? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर स्विचेस, देखो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं गया स्विचेस पे। स्विचेस के अंदर फिर ये फर्दर आपको कैटेगरीज बताएगा। देखो स्विचेस के अंदर क्या हमारे पास में अवेलेबल चीजें हैं। अभी यहाँ जो है आपको मेजरली दिखेगा कैट 9K सीरीज, क्योंकि ये लेटेस्ट सीरीज है, और बाकी कैटलिस्ट जो मॉडल्स हैं कैट 3K, 2K, 4K, 6K, ये कैटलिस्ट सीरीज को ये अभी सिस्को फेज आउट कर रहा है धीरे धीरे। कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। तो ज्यादातर आपको अभी यहाँ पर कैटलिस्ट 9K ही दिखाई देंगे। ठीक है जी। तो फाइंड अ सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए सिस्को ये भी कहता है कि भाई अगर आपके नेटवर्क को सिक्योर रखना है और ये करना है वो करना है, तो कोई सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, प्रोडक्ट के साथ साथ सोल्यूशन भी, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये बहुत सारे हैं, सिस्को 1000i सोल्यूशन, सिस्को वायरलेस एंड मोबिलिटी सोल्यूशन, सिस्को स्मार्ट बिल्डिंग सोल्यूशन, सिस्को SDA, है ना। अभी आपको स्विचेस पे जाना है तो एक्सप्लोर लैन एक्सेस स्विचेस, यहाँ क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कौन सा लें कौन सा नहीं लें, है ना। कैट 9 के लें, कैट 3 के लें, 4 के लें, वट एवर। सो ये आ गया यहाँ पर लेटेस्ट फिक्स स्विचेस, लेटेस्ट मॉड्यूलर स्विचेस। तो यहाँ प्रोडक्ट्स करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया मैं, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर कैट 9200, अब ये कैट 9K का ही मॉडल है 9200, ये भी कैट 9K का ही मॉडल है 9300, 9400, कैट 1K, ये कैटलिस्ट PON सीरीज, ये छोटे स्विचेस है जो छोटे नेटवर्क्स में यूज आते हैं। मिराकी MS एक्सेस स्विचेस, इसको छोड़ दो। ये कुछ इन्होंने यहाँ पर मॉडल्स दे दिए। ठीक है जी। तो ये आपके स्विचेस बता दिए। फिर यहाँ एक्सप्लोर स्विच सेलेक्टर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप जाके क्या करोगे, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग स्विचेस। अब जैसे आपको आर यू परचेजिंग अ न्यू स्विच और अपग्रेडिंग ओल्ड वन, नया स्विच लगा रहे हो या पुराने को अपग्रेड कर रहे हो? तो मैंने कहा जी नया ही लगा रहे हैं। फिर ये कह रहा है पर्पस ऑफ द न्यू स्विच, एक्सेस पे लगाना है या कोर पे। अब देखो इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन और कोर दोनों ही लेयर्स को, अब छोटा नेटवर्क है तो आप दोनों लेयर्स को क्या करते हो कि यार मेरा तो छोटा सा नेटवर्क है, कहाँ तुम एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, कोर ये सब लगवा रहे हो, इतना पैसा नहीं है, मेरी कंपनी छोटी कंपनी है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है एक काम करो, ऐसा कर लेते हैं कि ये एक्सेस स्विच ले लो, एक्सेस स्विचेस को आप कनेक्ट कर दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस से, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच है ये ही कोर लेयर के भी स्विचेस होंगे, यानी कोर लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर दोनों का काम करेंगे ये। तो बोला अच्छा ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ, छोटे नेटवर्क में ज्यादा कुछ तो आपको करना नहीं है, पॉलिसी वॉलिसी डिफाइन करके इधर से यही स्विच कर देंगे, इतना ट्रैफिक तो है नहीं आपके। तो इसको बोला कोलैप्स्ड कोर, इसको कोलैप्स्ड कोर मॉडल बोला गया।
जहां पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर दोनों कोलैप्स हो गई एक ही लेयर में। ठीक है, दोनों मर्ज हो गई एक ही लेयर में, तो इसको कोलैप्स कोर मॉडल या 2 टियर मॉडल भी बोला गया। 2 टियर मॉडल, ये जो मॉडल है पहले वाला, ये क्या है, ये 3 टियर मॉडल है। यहाँ पर 3 आपके लेयर्स है, यहाँ पर 2 ही लेयर्स हैं। कोलैप्स और डिस्ट्रीब्यूशन मर्ज हो गए तो कोलैप्स कोर मॉडल 2 टियर मॉडल है, और हायरार्किकल मॉडल सिस्को का 3 लेयर मॉडल है। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस? अब मान लो ये हेड ऑफिस है, दिस इज हेड ऑफिस, ओके, एंड दिस इज ब्रांच ऑफिस। तो हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की कनेक्टिविटी फिर कैसे होगी? ये जो आपका कोर लेयर है ये इधर ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा। ठीक है जी, तो ये आपकी कनेक्टिविटी हो गई कोर से। यहाँ का कोर, अगर कोर कोर से कोर कनेक्ट होता है तो कोलैप्स कोर है तो वही डिस्ट्रीब्यूशन कोर, यही स्विच हो गए ना, तो कोर से कोर कनेक्टिविटी होती है। तो सारा ट्रैफिक जो एंड यूजर्स का इधर से जा रहा है, व्हाटएवर ट्रैफिक, सो दैट ट्रैफिक वो कैसे पहुंचेगा हेड ऑफिस तक? पहले एक्सेस स्विच पे जाएगा, फिर कोर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा, सॉरी, फिर कोर स्विच जो है उसको दूसरे साइट पे भेज देगा, दूसरा साइट जो है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सेस से, और जहां के लिए वो ट्रैफिक डेस्टिन्ड है वहां भेज देगा। तो आपका ये जो मॉडल है सिस्को का 3 लेयर मॉडल, ये इसलिए बेस्ट मॉडल है किसी भी एक एंटरप्राइज कंपनी के लिए, क्योंकि इसके अंदर स्केलेबिलिटी, इसके अंदर रिडंडेंसी, और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको कंसीडर करते हैं वो है सिक्योरिटी। और फोर्थ जो इसका कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो है हाई स्पीड। ठीक है, एप्लीकेशंस आजकल जितनी भी होती हैं वो बड़ी हाई स्पीड होती हैं। सिर्फ मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया ट्रेडिंग एनवायरनमेंट का, तो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट ही क्यों, आजकल इंटरनेट पे जितना भी ट्रैफिक है आप देख रहे हो, ज्यादातर ट्रैफिक वॉइस वीडियो ट्रैफिक ही है ना। तो कंपनीज के अंदर भी आजकल जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी, जैसे आप नेट बैंकिंग करते हो, है ना, चाहे आप वो अपना मोबाइल से कोई भी जैसे ऑथेंटिकेटर्स यूज करते हो, है ना, जहां पर कीज वगैरह जनरेट करते हो एप्लीकेशंस पे, तो ये सब जो है ये बड़ी फास्ट होनी चाहिए। ये ओटीपी आपके आता है किसी भी वेबसाइट का, तो फास्ट होना चाहिए ना ये ट्रैफिक। तो ये जो है हाई स्पीड, इसको मेंटेन करना आजकल बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हर कंपनी की ही आती है लगभग लगभग। ठीक है जी, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट सिस्को's 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल या 2 लेयर मॉडल जो भी इस्तेमाल करो, वो सबको ये सारे रिक्वायरमेंट्स को ये मॉडल एड्रेस करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द बेस्ट डिजाइन मॉडल। हम इस कोर्स के अंदर कुछ और मॉडल्स भी पढ़ेंगे एंड में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंट नेटवर्क। मतलब ये मॉडल जो है ये तो सिस्को ने 20 साल पहले दिया था। ठीक है, 20 साल पहले, 25 साल पहले ये मॉडल दिया था, विच इज नॉट एज रेलिवेंट एज इट वाज अर्लियर। आजकल नेटवर्क्स जो हैं वो इंटेलिजेंट नेटवर्क्स आ गए, तो इस मॉडल में भी कुछ चेंजेस आ गए। वो चेंजेस क्या है वो हम लोग जब वो टॉपिक पढ़ेंगे एंड में, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 लेयर मॉडल था, याद रखना ये मॉडल, उस समय मैं पूछूंगा आपसे कि क्या था। तो ये मॉडल से अब हम लोग धीरे धीरे मूव हो रहे हैं जो नए इंटेलिजेंट नेटवर्क्स के अलग से जो नए मॉडल बन रहे हैं उनके ऊपर। इसमें और उसमें फर्क क्या है वो लास्ट में क्यों पढ़ाऊंगा, वो अभी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको फर्क समझने के लिए टेक्नोलॉजी समझना जरूरी है कि स्विचिंग क्या है, राउटिंग क्या है, कैसे होती है। और जब वो आपको समझ आ जाएगा तो फिर आपको पता लग जाएगा कि इंटेलिजेंट नेटवर्क में राउटिंग और स्विचिंग का कितना चेंजेस आ गए। तो इस मॉडल के अंदर उतना एफिशिएंट नहीं है जितना उस मॉडल के अंदर होंगे। तो टेक्नोलॉजी समझ जाओगे तो फिर इंटेलिजेंट नेटवर्क भी समझ जाओगे। आज पढ़ाऊंगा नहीं समझ आएगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा तो पूरा समझ आएगा। So that's why we'll take that in at the end. Any questions, guys?
Any questions? So Shiva, anything? I'm actually trying to be in both the modes, English and Hindi. Maybe you can ask whenever you miss something, na? You can ask me again that this is what I didn't get. I will explain it again. Don't worry about that. Yeah, it's okay, sir. Have Because audience. some little words I can't understand. That's why I said to teach in English. No problem. No, you can stop me and ask me that this is what I didn't get. Okay, so I'll tell it again. Don't worry about that. Sure, definitely. Thank you, sir. Don't hesitate. Just ask. That's it. I would love to hear from you that if you are not getting anything, you are asking, you are making efforts. So this shows that you are serious. So No. that's a good thing. You can ask me again if something you miss out. Yeah, sure. Thank you, sir. Okay, all right. So next is this over. The next is OSI reference model. तो OSI reference model क्या है? देखिए, it's something which always been there. हमेशा से ये हम लोग जब भी पढ़ते हैं networks to OSI reference model always comes into picture. So होता क्या था कि जब नेटवर्किंग का स्टार्टिंग बिगिनिंग हुआ, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो रिसर्च कर रही थी इन अर्ली 1960s 70s है ना 80s. सो नेटवर्क एक्चुअली डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में जब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे IBM जो है वो अपना अलग से रिसर्च कर रही थी, एप्पल अपना अलग रिसर्च करती थी, डेकनेट अपना अलग रिसर्च चल रहा था, इसका नोवल इसका अलग ही रिसर्च चल रहा था, है ना. ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज थी. AT&T है ना. IBM जो अपना रिसर्च करती थी वो बेल लैब्स के नाम से एक कंपनी चला के उसके नाम के अंडर सारा अपना R&D उसने रखा हुआ था. सो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस वर इन्वॉल्वड इन creating new networks, new types of networks, and doing research that how we can make a stable and good network. ये सारा वो research चल रहा था उनका. तो इन्होंने अपना अपना कुछ प्रोडक्ट भी बनाए. प्रोडक्ट मीन्स दे केम अप विद सम काइंड ऑफ नेटवर्क डिजाइन्स एंड सॉल्यूशंस. तो वो डिजाइन सॉल्यूशन जो इन्होंने बनाए नेटवर्क के, तो वो सब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट थे. डिफरेंट क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपने अपने प्रोटोकॉल अलग अलग टाइप के, जैसे IBM ने अपना ही प्रोटोकॉल चला रहा है अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए. वी नीड अ प्रोटोकॉल, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोटोकॉल? व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कम्युनिकेशन, राइट? आपस में बातचीत करने के लिए जो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं. Now this protocol is everywhere these days. You must have heard about this protocol a lot during the defense meetings, during the VIP movement, during communication in network. कई जगह आपने प्रोटोकॉल का के बारे में सुना होगा. So you all are mature enough to understand what protocol is. Protocol is just a set of instructions for communication. So हमारे नेटवर्क में जितना भी कम्युनिकेशन होता है, इट नीड्स सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल. बिना प्रोटोकॉल के नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश या हिंदी, दिस इज लैंग्वेज आई एम यूजिंग बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. आपको भी इंग्लिश या हिंदी समझ में आती है, इसलिए हमारे बीच में बातचीत हो पा रही है. सो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, द डिवाइसेस नीड्स टू नो द कॉमन प्रोटोकॉल. यानी कि मुझे आपसे बात करनी है या आपको मुझसे बात करनी है, तो ऐसा तो नहीं है मैं चाइनीज बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, या आप चाइनीज बोलो तो मेरे समझ में आए. हम दोनों के बीच में प्रोटोकॉल एक कॉमन होना चाहिए, इधर इंग्लिश और हिंदी व्हाटएवर, बिकॉज दोनों मेरे को भी आता है आपको भी आता है. तो इफ
the devices have a common protocol, then only they can communicate, right? So protocols, अलग अलग प्रोटोकॉल ये अपने अपने प्रोडक्ट्स में अपने अपने सॉल्यूशंस में यूज करते थे. IBM अपना ही प्रोटोकॉल यूज करता था, एप्पल अपना अलग प्रोटोकॉल, डेकनेट अलग, नोवेल, एटी, सब अपना अपना अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते थे. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे IBM का नेटवर्क जो है उसको इम्प्लीमेंट किया कि IBM ने एक नेटवर्क सॉल्यूशन दिया है, लेट्स टेक इट. IBM से लिया उन्होंने उनका नेटवर्क सॉल्यूशन और अपना कंपनी में चला रहे हैं. अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 3 साल बाद उस कंपनी को अपना नेटवर्क अपग्रेड करना था, मतलब स्केल करना था, बड़ा करना था. तो दे थॉट दैट ओके वी नीड मोर डिवाइसेस, हमें ज्यादा डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी. तो यार ये एप्पल के डिवाइसेस जो है ना ये सस्ते हैं, ये ले लेते हैं, ऐसा जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज एप्पल के तो खैर सबसे महंगे आते हैं. बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ओके एप्पल प्रोडक्ट्स आर लुकिंग नाइस, they are looking fancy, they are good, so let's take Apple devices. तो कि उनके जो नेटवर्क आर्किटेक्ट्स है कंपनी के, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, एप्पल नहीं ले सकते, बिकॉज IBM जो है वो अपना एक अलग IBM के डिवाइस हम लोग नेटवर्क में चला रहे हैं. सो IBM डिवाइसेस ही खरीद के लाने पड़ेंगे, बिकॉज IBM यूजिंग अ प्रोटोकॉल विच एप्पल डजंट अंडरस्टैंड. तो अगर आप नए डिवाइस लेकर भी आ गए तो वो पुराने वाले नेटवर्क में जो अपने एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी हैं डिवाइसेस, उनसे बातचीत कैसे करेंगे? हाउ दे विल कम्युनिकेट विद IBM डिवाइसेस, बिकॉज एप्पल यूजेस अ डिफरेंट प्रोटोकॉल देन IBM. सो मजबूरी हो गई कंपनी की कि अभी मेरे को नेटवर्क स्केल करना है तो IBM के ही डिवाइस लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसी के डिवाइस ऑलरेडी है मेरे नेटवर्क में. सो दिस काइंड ऑफ मोनोपोली वाज गेटिंग फॉर्म्ड. ये मोनोपोली बनती जा रही थी कंपनीज की, जिस कंपनी ने एप्पल के डिवाइस खरीदे वो अब आगे एप्पल के ही खरीदती रहेगी, जिस कंपनी ने IBM के डिवाइसेस लगा रखे वो IBM के डिवाइस खरीदने पड़ेंगे. सो दैट काइंड ऑफ यू नो एक मजबूरी हो गई, या फिर that restriction was there with the organizations that they cannot go beyond what they already have in their network environment. So एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनका दर्द समझा. The organization who understood the pain of these customers, that organization was ISO, International Standards Organization, या International Organization for Standards, whatever you call it. They understood the pain of these customers and they thought that let's do something about it. Okay, because this monopoly business will not long last, because customers are in real pain. They want to actually, they need some options. There is no option right now. They cannot move away from something, some product which they already have in their network environment. अगर उनको नया ही सब कुछ एप्पल का ही लेना पड़ेगा फिर, अगर IBM से दूर होना है तो. And this actually involves a lot of cost and network upgrade. ऑपरेशंस का कॉस्ट अलग है, इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट अलग है, प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग है, बहुत सारा. तो कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. तो ISO ने कहा कि ओके लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट वे. तो ISO ने कहा कि हम एक रेफरेंस मॉडल देते हैं. we'll define a model. Okay, it's a 7-layer model. ये मॉडल को आप फॉलो कीजिए. Every organization they reached out and told them that हम लोग एक मॉडल, एक रेफरेंस मॉडल दे रहे हैं. वो मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज को डिफाइन करेंगे 7 लेयर्स पे. वो प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज को ये बोले कि IBM को बोले कि तुम अपने प्रोडक्ट में यूज करो, एप्पल को बोला तुम भी यूज करो, हर कंपनी को बोला तुम लोग यूज करो वो प्रोटोकॉल्स और फीचर्स और सर्विसेज जो हम लोग हर लेयर पे दे रहे हैं. तो इन्होंने कहा हम आपके क्यों यूज करें? बोले उससे फायदा आप ही का है. क्या फायदा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हम लोग डिफाइन करेंगे उनको अगर आप यूज करोगे तो कस्टमर को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि अच्छा IBM भी एक प्रोटोकॉल यूज कर रहा है जो OSI मॉडल में डिफाइंड है, और एप्पल भी यूज कर रहा है जो OSI मॉडल में डिफाइंड है. तो इसका मतलब अब IBM और एप्पल के डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं.
नाउ व्हाट यूजर्स विल गेट आउट ऑफ इट, कस्टमर्स को क्या मिलेगा कि वो IBM का डिवाइस ऑलरेडी है उसका नेटवर्क में, देन दे कैन स्टिल गो फॉर एप्पल डिवाइसेस because they now both of them have a common set of protocols and features they support. तो ये कस्टमर्स के लिए फायदा है। और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फायदा क्या है, इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये मॉडल अगर हम डिफाइन कर दिए ना, तो उसके बाद में कस्टमर को भी पता है कि IBM जो है वो ये मॉडल को फॉलो कर रहा है, एप्पल भी फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हाँ ठीक है IBM के डिवाइस ले लेते हैं। आगे चल के अगर एप्पल, क्योंकि और कोई कंपनी जो भी हमें अगर चेंज भी करना पड़ा डिवाइस, तो हम उस कंपनी का ही डिवाइस लेंगे जो सपोर्ट करता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है। तो अगर आप नहीं माने और इसको नहीं आप फॉलो किए, तो कस्टमर को भी पता है कि यार ये जैसे नोवेल है, नोवेल एक ऐसी कंपनी थी जो नेटवर्किंग फील्ड में टॉप थी एक टाइम पे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इस लिस्ट में था, ठीक है। तो नोवेल वाज ऑन द टॉप, बट नोवेल ने क्या किया, नोवेल ने कहा नहीं 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 नहीं, हम ये फॉलो नहीं करेंगे, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। नोवेल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था नेटवेयर, और उसमें ये यूज करता था एक प्रोटोकॉल IPS SPX। तो बोले हम तो यही प्रोटोकॉल यूज करेंगे, हम आपके दिए हुए नहीं करेंगे। तो नोवेल धीरे 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 आज इस स्थिति पे आ गई कि नोवेल इज बेयरली सर्वाइविंग। सो जिसने इस मॉडल को मान लिया, जिसने इसको फॉलो कर लिया जितना जल्दी, उस कंपनी को उतना ही बेनिफिट हो गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को पता लगा कि इट्स अ फ्लेक्सिबल मॉडल, और यही कंपनी के प्रोडक्ट लो, क्योंकि आगे फिर हमें तकलीफ नहीं आएगी। वी कैन गो फॉर सम डिफरेंट products as well in our network as and when required, because it will support them, it will support the communication. So that way it was a win-win situation for customers as well as for vendors। ठीक है जी। तो ये क्यों बनाया गया, ये समझ में आया। अभी ये 7 लेयर मॉडल है क्या, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इस मॉडल में 7 लेयर्स है। द नंबर 1 लेयर इज, number 7 layer is application, number 6 is number presentation, number 5 session, number 4 transport, number 3 network, number 2 data link, number 1 physical। ठीक है, these are the 7 layers, layer 7 to layer 1। अब हम थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में समझते हैं। इस मॉडल के बारे में समझते हैं कि इसके जो 7 लेयर्स है, okay, so these are the 7 layers: application, presentation, session, transport, network, data link, and physical। देखिए होता क्या है, आपको पहले मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारे नेटवर्क में ना 2 डिवाइस है, ठीक है जी, 2 कंप्यूटर है मेरे पास। ठीक है, so these 2 devices are connected back to back like this। so this is PC1 and this is PC2। PC1 wants to send some data to PC2,
ओके, PC1 से कुछ डेटा PC2 को भेजना है, let's say any data, okay, so PC1 will send data to PC2, PC2 also can do the same, PC2 भी PC1 को कोई डेटा सेंड कर सकता है, तो मतलब they both can communicate with each other, right? So ये कहा गया कि ये PC1 से जब PC2 के लिए डेटा जाएगा, when PC1 sends any data to PC2, that data will start at application layer. That data will start at application layer, and application layer will add some information around the data. इस डेटा के आगे एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, कुछ अपना इंफॉर्मेशन ऐड करेगी, ठीक है जी। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया हेडर। ये जो इंफॉर्मेशन लग गई एप्लीकेशन लेयर की इस डेटा के साथ में, इसको बोला गया हेडर, ठीक है जी। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इतना सा एग्जांपल दिया हूं, अब इसको समझना। एप्लीकेशन लेयर का डेफिनेशन क्या है? एप्लीकेशन लेयर डील्स विद एंड यूजर एप्लीकेशन, सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसमें। एंड यूजर एप्लीकेशंस के साथ में डील करती है एप्लीकेशन लेयर। जैसे कैसी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, एंड यूजर हम हैं, मान लो हम लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले तो वो एक एप्लीकेशन है। हम लोग एक्रोबैट खोले या फिर हम लोग XYZ कोई भी एप्लीकेशन खोले, सो दैट एप्लीकेशन इज बेसिकली डिफाइंड ऑन एप्लीकेशन लेयर। तो बोला हाँ ठीक है, बोले नहीं नहीं, the way to access that application is defined at application layer. Application जो है Microsoft Word is not an example of application layer, but how you access Microsoft Word is defined on application layer. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब PC1 PC2 को कोई डेटा भेज रहा है, तो आपने क्या एप्लीकेशन यूज किया इसके लिए? तो बोला मैंने ड्रॉप बॉक्स ले लिया, मैंने गूगल ड्राइव के थ्रू भेज दिया, मैंने मेल कर दिया, मैंने ये कर दिया। वो कैसे भी भेज सकते हैं ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू भेज दिया, TFTP के थ्रू भेज दिया, व्हाटएवर। तो बोला हाँ, वो एप्लीकेशन जो आपका ड्रॉप बॉक्स है वो नहीं, उसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं ना, द वे इट इज वर्किंग, द प्रोटोकॉल जिसके बेस पे ये एप्लीकेशन काम कर रही है, वो एप्लीकेशन लेयर पे डिफाइंड है। तो कई बार ये लोग गलती कर देते हैं कि एंड यूज इसका डेफिनेशन पढ़ के हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि द एप्लीकेशंस जिससे कि एंड यूजर डील करता है, दे आर डिफाइंड एट एप्लीकेशन लेयर। नो नो नो, way an end user access those applications or use them, that way is nothing but the protocol, actually how the application communicates, okay, for data transmission. So those protocols and those services are defined at application layer. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, के थ्रू हम लोग फाइल भेज सकते हैं, TFTP के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल क्या यूज करता है? SMTP या फिर POP, है ना, ये प्रोटोकॉल यूज करता है। जैसे हम लोग ये डिवाइस PC1 से PC2 को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब एक डिवाइस पे बैठ के दूसरे डिवाइस के ऊपर मैं एक्सेस ले लूं, तो वो टेलनेट या SSH इन प्रोटोकॉल से यूज करते हैं। जैसे मैं गूगल के पेज पे जाके ना कुछ एक्सेस करना है, तो हाउ यू विल डू दैट? HTTP, HTTPS, है ना, ये प्रोटोकॉल यूज करते हो। तो there are so many protocols defined at application layer, but you have to understand one thing, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि application layer deals with those protocols which are actually used for communication between two devices, two endpoints, okay? हो सकता है PC to PC है, PC to server है, server to server है, कुछ भी हो सकता है environment, whatever, we are just talking about two devices, whatever they are. हो सकता है राउटर हो सकता है यहाँ स्विचेस हो आपस में, whatever, any device. But when we are talking about using end user का जब बात कर रहे हैं, तो end user जो है वो जनरली राउटर या स्विच पे बैठ के अपना काम नहीं करता। एंड यूजर जो है वो पीसी पे, लैपटॉप पे, इन्हीं पे बैठ के काम करता है। और जनरली एंड यूजर क्या करता है, कोई भी डेटा सेंड या रिसीव कर रहा है किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके, तो वो एप्लीकेशन के बैकग्राउंड पे जो प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवा रहे हैं, वो एप्लीकेशन लेयर पे डिफाइंड होते हैं। जैसे मेरे एग्जांपल में PC1 is trying to send some data. PC1 is trying to send some data to PC2. So
it used a protocol FTP, let's say. तो एप्लीकेशन लेयर जो अपना हेडर यहाँ पर लगाएगी, इस हेडर में क्या इंफॉर्मेशन डालेगी? इस हेडर में इंफॉर्मेशन डालेगी इस लेयर पे यूज किया गया प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर ये डाल देगी FTP। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल यूज किया FTP, तो ये डेटा के साथ में ये इंफॉर्मेशन ऐड हो गई कि भाई FTP प्रोटोकॉल यूज किया गया। फिर जो है डेटा वो आता है प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर के पास में जब ये डेटा आया तो प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया? प्रेजेंटेशन लेयर ने फिर से इस डेटा के आगे अपना एक हेडर लगा दिया। इस डेटा के आगे प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना एक हेडर लगा दिया ऐसे। अब देखो ये टॉपिक बड़ा धीरे से तसल्ली से समझाने वाला है, इसलिए मैं धीरे ही चल रहा हूं। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना एक हेडर लगा दिया। क्या क्या हेडर लगा? प्रेजेंटेशन लेयर करती क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का बाय डेफिनेशन जाओगे तो प्रेजेंटेशन लेयर इज यूज्ड टू define a format or extension to the file or to the data so that it can be readable at the destination. तो आपके डेटा को एक ऐसा फॉर्मेट देती है प्रेजेंटेशन लेयर जिससे कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे पढ़ा जा सके। तो जैसे आप वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो, है ना? वर्ड में आपने फाइल सेव की तो .doc एक्सटेंशन लग गया। अगर आपने एक्रोबैट में कोई भी फाइल सेव किया तो .pdf लग गया, है ना? आपने जैसे कोई पिक्चर ट्रांसफर करनी है तो पिक्चर का फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट क्या है? JPG, है ना? मूवी का या व्हाटएवर एनी फॉर्मेट। क्योंकि अगर ये फॉर्मेट ठीक नहीं होगा तो डेस्टिनेशन पे जाके क्या वो डेटा पढ़ा जा सकेगा? कई बार फाइल रहती है ना करप्ट। क्यों? हम लोग के पास में फाइल आती है या हम किसी को भेजते हैं, यार ये खुल ही नहीं रही, तो मतलब उसकी फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं हुई, या फिर वो एप्लीकेशन जिसमें वो फाइल हमने सेव की है वो आपके पास है ही नहीं। भाई वो एप्लीकेशन तो डालो अपने सिस्टम में। हाँ, HTML फाइल्स जो हैं वो ओपन किस में होती हैं भाई लोग? एनीवन? HTML फाइल्स कहाँ ओपन होती हैं? सर आउटपुट ब्राउजर पर शो होता है। सॉरी, फिर से बोलो। ब्राउजर पर। अच्छा, हाँ मेगा, आप बताएं। सर वो एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछना था इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि HTML फाइल्स किधर सेव होती हैं, किधर ओपन होती हैं? HTML open? फाइल तो ब्राउजर पे ही ओपन होती हैं। वेरी गुड। तो HTML जो फाइल्स है ना, ये एक्चुअल में आपका कोई भी क्रोम या फायरफॉक्स या कोई भी ब्राउजर है उस पे ही खुलती हैं। और HTML फाइल्स आर जनरली some kind of language you will see in those files which actually will not make sense to you until and unless you understand web development. Am I right? XML में होते हैं। तो वही आपका हर फाइल का कोई ना कोई, हर डेटा का फॉर्मेट तय करना होता है, फॉर्मेट देना होता है उसको, एंड दिस फॉर्मेट इज गिवन बाय प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने फॉर्मेट दे दिया। फॉर्मेट के एग्जांपल्स मैंने दे दिए, .jpg, .this, that, whatever. Then data comes to सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर का डेफिनेशन क्या है? सेशन लेयर भी देखो यही काम करेगी, कुछ ना कुछ अपना इंफॉर्मेशन ऐड करेगी इस डेटा के साथ में। ओके, एंड व्हाट सेशन लेयर डज? देखो सेशन लेयर के लिए डेफिनेशन ये बोला गया है कि सेशन लेयर इज रेस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट अ सेशन बिटवीन टू होस्ट्स। दो होस्ट्स के बीच में सेशन एस्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करना जब तक ट्रैफिक चल रहा है, और जब ट्रैफिक एंड हो जाए तो उस सेशन को एंड करना, टर्मिनेट करना, ये काम है सेशन लेयर का। दिस लेयर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू होस्ट्स। जैसे दो होस्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? हाफ डुप्लेक्स मोड में होगा या फुल डुप्लेक्स मोड में होगा, ये काम भी सेशन लेयर। तो सेशन लेयर के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि आपके दो डिवाइसेस, आपने जैसे ही गूगल खोला
चाहे जीमेल खोलो, चाहे गूगल खोलो, चाहे यूट्यूब खोल लो, चाहे ड्राइव खोल लो, चाहे फोटोज खोल लो, गूगल का कोई भी प्रोडक्ट आप खोलोगे तो वहां आपको दिखेगा सिंगल साइन ऑन सिस्टम होता है। एक किसी में आप साइन इन कर लो तो फिर दूसरा खोलोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको साइन इन बताता है। तो एक सेशन आपको एस्टेब्लिश करना है गूगल और आपके बीच में। तो वो सेशन एस्टेब्लिश हो गया, वो सेशन जब तक चल रहा है तब तक उसको मेंटेन करेगा, और फिर जब कम्युनिकेशन हो चुका है तो वो सेशन को एंड करेगा। अब ये पैरामीटर्स जो है ना, ये चेंज होते हैं। जैसे गूगल के साथ में कई कई एप्लीकेशंस आप खोलते हो ना, तो उसमें ये कहता है कि भाई आप ने अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो 2 मिनट बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। देखा आपने कभी ऐसा मैसेज कि ये एप्लीकेशन आपने खोल के रख दी और उस पे अगर आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो मैसेज आ जाता है कि 1 मिनट बाद आपका सेशन एंड हो जाएगा। सो दैट सेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। दो डिवाइसेस के बीच में एक सेशन क्रिएट होता है, उस सेशन को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना और बाद में उसको टर्मिनेट करना, ये भी सेशन लेयर का ही काम है। और हाफ डुप्लेक्स मोड में बात करेंगे या फुल डुप्लेक्स मोड में बात करेंगे, वो वे ऑफ कम्युनिकेशन भी डिफाइन सेशन लेयर पे होता है। इसके प्रोटोकॉल्स और इसके डेप्थ में नहीं जा रहा। ये जो अभी तक लेयर्स हमने पढ़ी हैं ये बहुत ज्यादा हमारे काम की नहीं है, ठीक है जी। इनके बारे में जितना बात करेंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम काम की लेयर्स को ढंग से पढ़ेंगे जो कि आती हैं आगे। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। ट्रैफिक आया ट्रांसपोर्ट लेयर पे और ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, अपने इंफॉर्मेशन ऐड किया इसके साथ। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या करती है, अब समझो। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसका काम क्या है। देखो सबसे पहले तो जो डेटा ऊपर से आ रहा था ना, इस डेटा को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इस डेटा को यहाँ पर बोला जाता है पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसको किस नाम से जाना जाएगा, पीडीयू। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसको नाम दे दिया गया सेगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का डेफिनेशन में एक चीज आती है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा सेगमेंटेशन। डेटा का सेगमेंटेशन ये करती है। अब सेगमेंटेशन क्या है वो भी अभी पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की डेफिनेशन क्या है वो बता दूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन। Transport layer is responsible for end-to-end data transmission, and this layer does this work using two protocols. दो प्रोटोकॉल को यूज करके ये end-to-end data transmission करवा सकती है। एक को बोलते हैं TCP और दूसरे को बोलते हैं UDP। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है पर इसके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं जो कि अब हम लोग समझेंगे। So TCP and UDP, two examples ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो अब अगर हम लोग टीसीपी और यूडीपी समझ लेंगे तो हमें इसका काम भी समझ में आ जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, ये क्या है। देखो एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन का काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। PC1 से PC2 में कुछ डेटा भेज रहे हैं तो वो डेटा भेजने का एंड टू एंड काम करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर, ये बोला गया है ना। तो कैसा काम कैसे करती है, तो या तो देखो आप एक प्रोटोकॉल यूज करते हो टीसीपी जिसको बोला है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, या फिर ये काम किया जा सकता है यूजिंग यूडीपी जिसको बोला है कनेक्शन लेस। ठीक है जी, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। नाउ व्हाट इज दिस कनेक्शन, टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब टीसीपी यूज करता हूं तो एक कनेक्शन बनता है दो डिवाइसेस के बीच में और फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन चालू होता है। जब यूडीपी यूज करता हूं तो दोनों डिवाइसेस के बीच में देयर विल बी नो कनेक्शन फॉर्म एंड द डेटा ट्रांसमिशन विल स्टार्ट एज सून एज एंड यूजर स्टार्ट्स इट। सो PC1 से PC2 कोई डेटा भेज रहा हूं
तो वो डेटा जो है वो अगर टीसीपी को यूज करके भेज रहा हूं तो पहले एक कनेक्शन बनेगा, फिर डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो ये कनेक्शन क्या है वो समझिए। सो लेट मी ओपन अनदर विंडो। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो प्रोटोकॉल्स को कंपेयर करने वाले हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, सो टीसीपी क्या है और यूडीपी क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टीसीपी को क्या बोला गया? टीसीपी इज connection oriented. TCP is reliable. TCP is retransmission. TCP can do retransmission. Okay, so acknowledgement TCP में होते हैं, विंडोइंग TCP में होता है, फ्लो कंट्रोल TCP में होता है, जबकि यूडीपी में connection less, not reliable, no retransmission, no acknowledgement, no windowing, no flow control. यूडीपी ये कुछ नहीं करता भाई। ओके, फेयर इनफ, we'll discuss all these points one by one. So सबसे पहले connection. What is a connection? So connection means when two devices wants to communicate and they are using TCP on layer 4, ठीक है, जैसे this is PC1, this is PC2. PC1 wants to send some data to PC2 using an application which is a TCP based application. TCP based application को use करके PC1 PC2 को कुछ ट्रैफिक भेज रहा है। तो सबसे पहले ट्रैफिक से या कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले, ट्रैफिक फ्लो स्टार्ट होने से पहले ये दोनों आपस में एक कनेक्शन बनाएंगे। ये टीसीपी का शर्त है। दिस इज द रिक्वायरमेंट, राइट? सो व्हाट इज दैट कनेक्शन? कनेक्शन इज लाइक फर्स्ट, सबसे पहले PC1 जो है वो PC2 को एक मैसेज भेजेगा। दैट मैसेज इज कॉल्ड मैसेज। PC1 PC2 को एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजेगा। उस सिंक्रोनाइजेशन मैसेज में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कम्युनिकेशन के लिए जो काम आनी है आगे। So what are those terms and conditions that will go with synchronization message? I'll give you some examples like okay, कितना डेटा है ना, किस साइज का डेटा है, कितना कितना साइज का सेगमेंट्स बनाएंगे, है ना, कितने एक साथ भेजूंगा, तब आप मुझे वापस एक्नॉलेजमेंट भेजना कि हाँ भाई साहब मुझे मिल गई डिलीवरी, है ना। फिर अगर कोई नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं वापस भेज दूंगा, दिस दैट, है ना। उनका साइज, उनका टाइमर्स, उनका वो सारा जो सेटिंग्स है वो सिंक्रोनाइजेशन मैसेज में जाता है कि कैसे ये सब करना है। उसके लिए दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एक सिंक्रोनाइजेशन मैसेज गया PC1 से PC2 की तरफ कि दीज आर माय कंडीशंस, क्या आपको मंजूर है? तो ये एक मैसेज भेजता है PC2 वापस से PC1 को, और इसको बोलते हैं पहले तो एक्नॉलेजमेंट की, भाई आपका सिंक्रोनाइजेशन मिला, ये उसका एक्नॉलेजमेंट है, और मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं या फिर मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है,
इसकी जगह इतना कर लो, ऐसा कर लो, तो ये अपना बार्गेन चिप जो है वो भी भेज सकता है, या फिर ये कह सकता है कि यस यस ऑल इज वेल, आई एम रेडी, ये भी बोल सकता है। तो यहाँ पर आया सिन प्लस एक, वापस से रिप्लाई। अगर सब शर्तें मंजूर हैं ठीक है, या फिर जो इसने अपनी शर्त डाली वो इस PC1 को मंजूर है, तो ठीक है, PC1 उसको एक मैसेज भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज, और इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज में ये बोलेगा कि ओके आई एम रेडी। और जैसे ये मैसेज मिला PC2 को, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा, a connection will form, and this is called TCP connection. This is called TCP connection. ओके, TCP कनेक्शन बन गया। अब इसके बाद में ट्रैफिक फ्लो होगा। UDP में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई एक दूसरे को अपने कैपेबिलिटीज के आधार पे कुछ बताएगा, नथिंग। UDP has no such mechanism. TCP is the protocol which actually forms this connection. इस कनेक्शन को 3-way हैंडशेक के नाम से भी जाना जाता है। इंटरव्यूज में पूछ लेते ही है कि 3-way हैंडशेक क्या होता है, तो आपको बताना 3-way हैंडशेक is the TCP connection which forms before data transmission between two devices. ठीक है जी, तो you should answer it. 3-way हैंडशेक क्या है? TCP कनेक्शन। ओके, और इसमें क्या होता है, सिन एक और एक, ये तीन मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, और इसीलिए इसको 3-way हैंडशेक बोला है। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स अभी तक? ऑल वेल गाइज, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? ओके, ऑल राइट, सो दिस इज द कनेक्शन। नाउ कम्युनिकेशन चालू हो गया। ठीक है जी, तो कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होता है दो डिवाइसेस के बीच, तो ये दो डिवाइसेस है मेरे, वही PC1 PC2, तो PC1 ने PC2 को एक सेगमेंट भेजा, सेगमेंट नंबर 1। ठीक है जी, सेगमेंट नंबर 1 PC1 ने PC2 को भेजा, तो PC2 से क्या आएगा भाई, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ भाई सेगमेंट नंबर 1 मुझे मिल गया। तो एक्नॉलेजमेंट में ये क्या भेजेगा, सेंड मी सेगमेंट नंबर 2। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट का नंबर एक्नॉलेजमेंट में डाला जाता है, कि नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 1 मिल गया तो ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई साहब मुझे 1 मिल गया, ना 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 ना, ये कहेगा कि सेंड मी 2, मतलब 1 मिल चुका। इसका मतलब ये हुआ ना, जब 2 मांग रहा है तो कि 1 मिल चुका। तो सेगमेंट, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट नंबर विल गो इन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट डिफाइन होता है। अभी इसने भेजा सेगमेंट नंबर 2, तो सेगमेंट नंबर 2 इसको मिलते ही एक्नॉलेजमेंट किसके लिए आएगा, फिर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज सेगमेंट नंबर 3, कि हाँ भैया 3 भेज दो, इसका मतलब 2 मिल गया। सो दिस हाउ द एक्नॉलेजमेंट्स वर्क। एक्नॉलेजमेंट कैसे काम करता है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट्स उसमें डाल के भेजा जाता है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि एक सेगमेंट गया, उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट आया फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, दूसरा गया, तीसरे के लिए आया, इसने तीसरा भेज दिया, इसने तीसरा सेगमेंट भेज दिया, सेगमेंट नंबर 3। लेकिन किसी रीजन, बिकॉज ऑफ सम रीजन, व्हाट हैपेंड, दिस सेगमेंट डिडंट रीच टू PC2। ये सेगमेंट PC2 के पास में नहीं पहुंचा, ये ड्रॉप हो गया रास्ते में किधर।
तो अभी ड्रॉप हो गया तो क्या होएगा? ड्रॉप हो गया तो क्या होएगा? स्मॉल, ओके। तो ये ड्रॉप हो गया, तो ये जो है ना PC2, ये PC2 के लिए वेट करता है कि यार मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजा था, अभी सेगमेंट आया नहीं। तो ये क्या करता है, ये फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक टाइमर होता है इनका, वो एक्सपायर होने के बाद फिर से ये एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई सेगमेंट नंबर 3 भेजो, नहीं आया। तो ये फिर से PC1 सेगमेंट भेजेगा, सेगमेंट नंबर 3। और अब की बार एक्नॉलेजमेंट आ गया इधर से सेगमेंट नंबर 4 के लिए कि हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मिल गया। पहले नहीं मिला था तो इसने वेट किया टाइमर एक्सपायर होने का। जब टाइमर एक्सपायर हो गया तो इसने फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजा कि भैया 3 भेज दो। इसने फिर से भेजा और फिर इसको मिल गया, तो नेक्स्ट सेगमेंट के लिए एक्नॉलेजमेंट आ गया। दिस इज कॉल्ड रीट्रांसमिशन। इसको हम लोग बोलते हैं रीट्रांसमिशन, कि अगर किसी कारण से कोई सेगमेंट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो डेस्टिनेशन एक निश्चित समय बाद, आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम, डेस्टिनेशन विल आस्क फॉर दैट सेगमेंट अगेन बाय सेंडिंग अनदर एक्नॉलेजमेंट कि भैया ये नहीं मिला है, वापस भेजो। तो ये फिर से भेजेगा सोर्स डेस्टिनेशन को वही सेगमेंट जो नहीं मिला था उसको। सो दिस इज कॉल्ड रीट्रांसमिशन। एक्चुअली ensuring रिलायबिलिटी, जो हमने कहा ना रिलायबल है, तो रिलायबल किस किस वजह से ये रिलायबल है, भरोसेमंद है, कि आपके डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचा के ही दम लूंगा, अगर नहीं पहुंचा तो फिर से रिट्रांसमिट करके उसको कैसे भी करके पहुंचा दूंगा, अगर दोनों डिवाइस कनेक्टेड हैं तो। अगर फिजिकल केबल ही निकाल दी दो डिवाइस के बीच तो ये क्या रिलायबल रह जाएगा? तो भाई आपका जो फिजिकल लेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेटा लिंक लेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब बराबर अगर है तो ट्रांसमिट करने का काम जो है, टीसीपी का जो काम है, वो टीसीपी रिट्रांसमिशन से ये इंश्योर करता है कि मैं ट्रैफिक भेज के ही दम लूंगा, अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर भेज दूंगा। सो दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल। ठीक है जी, तो ये वाले पॉइंट्स जो है, कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल, रिट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट, ये समझ में आए। अभी अगला आता है विंडोइंग। ये क्या है? अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देता हूं रिट्रांसमिशन में। रिट्रांसमिशन का एक और एग्जांपल अगर दूं तो जैसे इसने इधर सेगमेंट नंबर, अच्छा ठीक है, विंडोइंग का मतलब क्या हुआ? विंडोइंग का डेफिनेशन क्या है कि the number of segments that can be transmitted without getting an acknowledgement in between is called window size, and the process to define window size is called windowing. फिर से मैं बोल देता हूं, the number of segments that can be transmitted without getting an acknowledgement in between is called window size, and the process is called windowing. यानी एक साथ हम कितना सेगमेंट्स भेज दें उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आए, वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स, वो जो साइज आपने डिफाइन किया उसको विंडो साइज बोलते हैं, और इस प्रोसेस को विंडोइंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग जो ये एग्जांपल लिए हैं, इसमें कितना सेगमेंट भेजता है PC1 तब एक्नॉलेजमेंट आता है? 1। आफ्टर एवरी सेगमेंट देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट कमिंग बैक। एक सेगमेंट भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, फिर दूसरा सेगमेंट भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आया, तो हर एक सेगमेंट भेजने पर साथ में एक्नॉलेजमेंट आ जा रहा है वापस। सो द विंडो साइज हियर इज 1। अभी विंडो साइज कितना है? 1 सेगमेंट गया, उसके बाद एक्नॉलेज, जितने सेगमेंट एक साथ जाएंगे और उसके बाद जब एक्नॉलेजमेंट आए तो वो जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है वो विंडो साइज है। तो ये बड़ा, ये this is the worst scenario we can say possible in TCP कि एक सेगमेंट, हर सेगमेंट के बाद में एक्नॉलेजमेंट आए, ये तो बहुत दुखदाई हो जाएगा, बिकॉज there are
you know, hundreds and thousands and millions of segments will be transferred. And after every segment, if you are waiting for an acknowledgement, then this will make your communication very, very slow. आपका communication बहुत slow हो जाएगा हर एक segment के बाद acknowledgement का अगर wait करेंगे तो क्या होता है, ये कहता है PC1 की हाँ ठीक है ये काम करेंगे ना, मैं एक काम करूंगा 100 सेगमेंट भेजूंगा, एक से लेके 100 तक, 1 to 100 आई विल सेंड 100 सेगमेंट्स। तो 100 जब तुझे मिल जाए तो फिर तू मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजना, ठीक है। मैं एक एक नहीं भेजूंगा, मैं पूरा बंडल भेजूंगा 100 का, उसके बाद 100 जब मिल जाए तो फिर एक्नॉलेजमेंट भेजना, फिर मैं और 100 भेजूंगा, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजना, फिर मैं another 100 I send and then you send back me in acknowledgement and then 100 then acknowledgement. So this 100 is called window size key. 100 segments will be sent without getting an acknowledgement in between. Okay, the acknowledgement will come after 100 segment will get transmitted. जो 100 segment मिल जाएगा उसको तो फिर acknowledgement आएगी PC2 से. So how does it work? Let's say the window size is 3. Okay, so क्या होगा, window size अगर 3 है तो जैसे मेरे दो डिवाइस है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, तो ये पहला सेगमेंट गया, ये दूसरा सेगमेंट गया और ये तीसरा सेगमेंट गया, सेगमेंट नंबर 1 2 3। तो अब इसके जवाब में इधर से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा और उस एक्नॉलेजमेंट में नंबर क्या होगा, 4, सेंड मी 4, नॉट 4 5 6, ओनली 4। फिर ये 4 भेजेगा, फिर ये 5 भेजेगा, and then it will send 6, and then an acknowledgement will come for 7, and then it will send another 3, and then an acknowledgement will come for 8. Sorry. ये जो है विंडो साइज, ये विंडो साइज इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कब ये एग्रीमेंट होता है कि 3 segments I will send, then you send back an acknowledgement, ये कब तय होता है, जब ये जो सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा था ना PC1 ने, when PC1 sent that SYN packet to PC2, in that SYN packet itself PC1 sends a window size. I am capable to send these many segments at a time. Are you ready to process them? Are you okay with the size of with this window size? तो ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन मैसेज में ये भेजता है, फिर ये अपना it sends a reply back कि okay I'm good with this window size whatever you have sent, या फिर it will send that no I'm not capable of handling 100 segments at a time, so send me 50 only. Okay, so whatever it is, it will send back with his terms and then they will agree and start connection. तो विंडो साइज समझ में आया, कितना सेगमेंट्स जाएंगे एक बार में without any acknowledgement in between, that size is called window size. The number of segments is called window size. Is this okay? All right. इस सिचुएशन में एक क्वेश्चन है, इस सिचुएशन में क्वेश्चन क्या है कि मान लो ये जो 5th वाला सेगमेंट है ये इसको नहीं मिला, ये जो 5th सेगमेंट इसने भेजा send me 4, तो 4 5 6 ये 3 सेगमेंट गए, विंडो साइज इज 3 राइट, सो विंडो साइज 3 है तो 3 सेगमेंट भेजा ये 4 5 6, लेकिन इसको 5 नहीं मिला, डेस्टिनेशन को 5 नहीं मिला, तो डेस्टिनेशन क्या करेगा, what destination will do? Destination will send an acknowledgement saying that by send me 5. Okay, जो नहीं मिला स्पेसिफिकली वो सेगमेंट मांगेगा ये, send me 5. तो सोर्स क्या करेगा, सोर्स जो है it will send segment number 5
and once it gets segment number 5, it will send an acknowledgement for segment number 7. Next window. Is this okay? Pehle, whichever segment couldn't PC1 couldn't deliver to PC2, PC2 will ask specifically for that missing segment, and then PC1 send it back to PC2, and then PC2 will ask for the next window. Okay, it will not ask for 6 because 6 is already delivered. So from that window of 4, 5, and 6, only 5 was missing. So it will ask specifically for number 5, and it will send number 5. And then for next window, the acknowledgement will come for the next window. Is this clear or not? Yes or no? सर 5 और 6 अगर मिस होता है तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में पहले ये 5 मांगेगा और फिर 6 मांगेगा. ओके सर. One by one. There will be an acknowledgement for both, a separate acknowledgement for both. Okay, so this is called windowing. और एक आता है flow control. What is flow control? फ्लो कंट्रोल फीचर को कुछ ऐसे समझो भाई लोग कि लेट्स से आपने ये कनेक्टिविटी किया, PC1 जो है वो PC2 से कनेक्ट हुआ. PC2 इज अ सर्वर. ओके, सुबह सुबह ऑफिस आए, आप पहुंच गए, आपने ऑन किया, PC1 PC2 कनेक्ट हुए सर्वर से, तो वो टाइम पे ये सिंक्रोनाइजेशन वगैरह सब हुआ और इन्होंने तय किया विंडो साइज 100. ओके, PC1 PC2 के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि विंडो साइज रखेंगे 100, यानी 100 सेगमेंट जाएंगे, वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद फिर एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर 100 ये भेजेगा. सर्वर सुबह सुबह फ्री था, कुछ और काम नहीं था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और ये काम चालू हो गया. मींस दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग. नाउ आफ्टर एन आवर और सो इन योर ऑफिस अदर यूजर्स केम, और भी यूजर्स आए एंड दे आल्सो गॉट कनेक्टेड विद दिस सर्वर. ठीक है, the other users will also now start communicating with this server. Now server is like, oh my god, so much of traffic, so much of connections, so many connections. And अरे भाई, जो एग्रीमेंट हमने किया था ना ये 100 सेगमेंट वाला, वो अभी मैं नहीं कर सकता. I cannot actually handle 100 window size anymore because I am getting busy with other users as well. Okay, so in this situation, what will happen? PC1 will keep sending packets to PC2, segments to PC2. PC2 is now getting slow, okay, because its resources are now getting used with the other users as well. So PC2, what will it do? It will take a lot of time. पर PC1 जो है वो तो दबादब 100, भाई जितना भी सेगमेंट PC1 भेजेगा PC2 को, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, ये तो 100 भेज देगा ना, ऐसे गोलियों की तरह डक 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 डक. भाई एग्रीमेंट हो रखा है, मुझे 100 भेजने, तो भेजो. PC2 जो है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा उस स्पीड से जिससे कि वो पहले कर पा रहा था. तो PC2 को टाइम लग रहा है. पहला सेगमेंट आया, ही barely स्टार्टेड प्रोसेसिंग, फिर उतने में 2 आ गया, फिर वो प्रोसेस कर रहा है, फिर 3, 4, 5, 6 आ गए, फिर ये प्रोसेस स्लो कर रहा है. फिर क्या होता है कि इसके पास में आके क्यू में लग गए और फिर कुछ एक टाइमर इसका होता है कि तब तक जब तक कि इसने अगर प्रोसेस नहीं किया और टाइम बीत गया तो वो सेगमेंट ही आपका ड्रॉप हो जाएगा. तो अगर ये सिचुएशन आती है तो ट्रैफिक लॉस होने की बहुत चांसेस है. ट्रैफिक लॉस हो सकता है इफ दिस हैपेंस. तो बोला कि फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो बोला इसका सॉल्यूशन है फ्लो कंट्रोल. इस फ्लो को कंट्रोल करो. दिस फ्लो व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन PC1 एंड PC2 कि 100 सेगमेंट्स वाला एग्रीमेंट हो गया स्टार्टिंग में. अभी वो एग्रीमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन. तो ये फ्लो जो अभी भी आ रहा है 100 सेगमेंट्स वाला, इसको कंट्रोल करो ना, कोई मैकेनिज्म डालो इसमें जिससे कि ये ठीक हो. तो क्या मैकेनिज्म डाला कि as soon as PC2 realize that it is now not in a situation to handle
or to honor its own agreement which was done sometime back with PC1. PC1 के साथ जो agreement किया था वो अभी ये पूरा नहीं कर पाएगा. अगर वो situation में आ जाता है PC2 तो PC2 will send a message to PC1. Hey buddy, I cannot handle this much size. Please reduce window size to 50. यार विंडो साइज कम कर दो, 50 कर दो प्लीज. PC2 ने PC1 को मैसेज भेजा. PC1 के पास में जैसे ही ये मैसेज आया वैसे ही PC1 क्या करेगा, वो कहेगा ओके नो वरीज लेट्स मेक इट 50. और अब ये विंडो साइज जो है वो 100 से क्या हो गया, चेंज हो गया 50. नाउ इट विल सेंड 50 सेगमेंट्स और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो. इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि टीसीपी में स्लाइडिंग विंडो से क्या समझते हो, व्हाट डू मीन बाय स्लाइडिंग विंडो इन टीसीपी. अगर इंटरव्यूअर को इतना मालूम है तो ही वो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछता कोई. So be careful. You might get into some situation in interview during an interview where someone who knows it really well can ask, "What do you mean by sliding window?" The sliding window is the process of flow control. Or flow control is also called as the process of flow control is called as sliding window, where the initial agreement will get cancelled and a new agreement on window size will happen. Okay, just to make sure that traffic loss shouldn't occur. Traffic loss को रोकने के लिए ये किया गया है. Okay, so ये सारे फीचर्स है टीसीपी में. यूडीपी में एक भी फीचर नहीं है. नो रिलायबल, नो, पहले तो कनेक्शन ही नहीं बनता, रिलायबल नहीं है, यानी एक्नॉलेजमेंट्स नहीं आते, रीट्रांसमिशन नहीं होते, विंडो साइज कोई मेंटेन नहीं होता, फ्लो कंट्रोल कोई मेंटेन नहीं होता, कुछ नहीं होता. इसीलिए यूडीपी इज फास्ट, टीसीपी स्लो है. क्यों? क्योंकि उसको इतने सारे काम करने पड़ते हैं भाई. यूडीपी फास्ट है क्योंकि उसको कुछ नहीं करना, बस खाली पैकेट्स को फेंक देना है डेस्टिनेशन की तरफ. जस्ट सेंड द पैकेट्स, दैट्स इट. सो यूडीपी इज फास्ट, टीसीपी इज स्लो. सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हिच वन इज बेटर, टीसीपी और यूडीपी? आजकल जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं वो ज्यादातर टीसीपी बेस्ड बन रहे हैं या यूडीपी बेस्ड? सर वॉइस वाले तो यूडीपी पर यूज होते हैं क्योंकि उनको फास्ट कनेक्शन चाहिए होता है ट्रांसमिशन के लिए. ओके, वेरी गुड आंसर छत्रपाल. सी, पहले के जमाने में जब ये डिफाइन किए थे ना, वो टाइम पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता था किसी भी कंपनी का. द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज so weak. The kind of cables we used to use that time, the kind of connectors, the kind of connectivity which we used to, the copper cables होते थे, copper cables, coaxial cables, वो type के cables जिनमें, और वो भी जो categories होती थी वो time पे, those cables were not that efficient. उधर interference कोई आ गया, electro EMI या RFI, radio frequency interference EMI, तो उनसे क्या है, data corrupt हो जाता था, है ना. सेंड किया तो पहुंचेगा, इसका कोई गारंटी नहीं था. तो इसलिए ये प्रोटोकॉल बनाया कि कोई बात नहीं, अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है तो एक प्रोटोकॉल को इतना मजबूत बना दो कि वो ये इंश्योर करेगा कि ट्रैफिक पहुंचा देगा. नहीं पहुंचा किसी कारण से फिर भेज देगा, फिर नहीं पहुंचा फिर भेज देगा. 16 टाइम्स ट्राई करता ही है ऐसा. आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो प्रोटोकॉल इतना एफिशिएंट बनाया कि reliability के लिए physical infrastructure is not reliable, but we will make a protocol that much reliable which ensures data flow properly हो. लेकिन आज हमारे पास में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इतने शानदार केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें डेटा अगर डाल दिया ना एक एंड पे तो 99.999% डेटा आपका उधर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, गारंटी है. आज हम लोग जो यूज करते हैं ना, इतने बढ़िया, मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे, कि अब हमें
फिजिकल लेयर इतना अच्छा हो गया कि अब हमें प्रोटोकॉल पे रिलायबिलिटी के लिए डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो आवर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इतना दिस मच कैपेबल टू हैंडल द ट्रैफिक एंड टू एंड. देयर विल बी नो डेटा लॉस, वी नो दैट. सो व्हाई वुड वी डिपेंड ऑन अ प्रोटोकॉल फॉर दैट? नॉट रिक्वायर्ड. सो आज जितना भी एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं, आज देखो मैंने बताया इंटरनेट पे वॉइस वीडियो है ना, यही मैक्सिमम ट्रैफिक है. उसके अलावा आपका जो बैंकिंग है या जो ट्रेडिंग है या फाइनेंशियल जितना भी एप्लीकेशंस हैं या फिर आपका व्हाट्सएप है या जो मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं या व्हाटएवर, एवरीथिंग नीड्स फास्ट कम्युनिकेशन. अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, हेलो, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में फोन पे, ठीक है, तो टीसीपी कनेक्शन यूज कर लिया, तो एक ने बोला हेलो, तो उसकी आवाज कट के गई. हेलो भाई क्या हाल है, हाय हाउ आर यू, तो उसमें से हाउ आर गॉट लॉस्ट, हाय हाउ आर, नो, हाउ आर कट गया, हाय यू ये आया. तो टीसीपी क्या करेगा, वो हाउ आर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेगा और फिर उसको भेजेगा दोबारा. तो हाय यू, उसके बाद में हाउ आर अलग से आएगा, वो आपने नहीं बोला. ऑटोमेटिकली टीसीपी विल मेक श्योर कि जो लॉस हो गया उसको बाद में भेज दूं. बट दिस डजंट मेक सेंस, राइट? नहीं आवाज आई तो वी व्हाट वी जनरली डू, वी स्पीक अगेन, ए योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन यू रिपीट, तो हम रिपीट करते हैं. व्हाई वुड वी डू दैट विद अ प्रोटोकॉल? बिकॉज द थिंग्स विल नॉट मेक सेंस. वो तो जो कट गया है वो अलग से फिर वो उतना ही टुकड़ा वापस से टीसीपी भेजेगा. वी डोंट वांट दैट, राइट? सो वॉइस एप्लीकेशंस है, उधर भी यूडीपी फास्ट होना चाहिए, लैग नहीं आना चाहिए. मैं इधर हेलो बोलूं, उधर आपके पास में 2 सेकंड बाद में सुनाई दे रहा. वी डोंट वांट दैट, वी नीड इट रियल टाइम. सो बिकॉज ऑफ दिस these requirements, UDP is the protocol which is used these days for most of the applications. Okay, any questions? Sir, how we secure the UDP connection then when you have mentioned that it's not reliable and not really secure? No, secure means secure नहीं मैं बोला. Secure means what? एक तो होता है आप सिक्योरिटी लगाओगे, जो भी डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है तो वो डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड जाए, वो डेटा जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होके जाए, तो वो सिक्योर रहे. मतलब वो सिक्योरिटी या फिर किस चीज का सिक्योरिटी की हाँ, बात वही करें? सिक्योरिटी. अच्छा, यहाँ reliable है. चले UDP. सी व्हाट हैपेंस इज, सिक्योरिटी जो है वो हम लोग एनक्रिप्शन के लिए एक टनल बनाते हैं एंड टू एंड. PC1 से PC2 के बीच में एक टनल बन जाएगी और वो टनल के अंदर कोई भी डेटा डाल दो, चाहे यूडीपी डाल दो, चाहे टीसीपी डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, वो जो टनल है एंड पॉइंट्स PC1 और PC2 के बीच में, उधर हम लोग IPsec लगा देते हैं, आईपी सिक्योरिटी टनल बना देते हैं. तो वो टनल पे फिर चाहे जो मर्जी प्रोटोकॉल से ट्रैफिक चला दो, वो सिक्योर ही रहेगा. डेटा सिक्योरिटी इज नॉट टीसीपी और यूडीपी डिपेंडेंट थिंग, इट्स डिपेंडेंट ऑन IPsec, IP security. So that tunnel will actually help you to get the data through encrypted end to end. Okay, thank you. No worries. Any other questions? So that's it in today's class. If you have any questions, you guys can ask. Because कल हम लोग बाकी के layers पढ़ेंगे. Network, data link, physical. Tomorrow we'll finish this model as well as one more model, which is called as TCP/IP model. So any questions?